वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन महफिल। भैरव प्रसाद गुप्त। कुशल समाचार की बातें बहुत लंबी नहीं हुआ करती, और इस मोहल्ले में रहने वालों के पास अपने सुख दुख के सिवा था ही क्या। दो क्षण को दो मिलते तो राम राम और कुशल समाचार, और फिर कृत्रिम मुस्कुराहटें ऐसी जैसे गाड़ी पास हो जाने का सिग्नल। तुम अपनी राह, हम अपनी। दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, होगी। दुनिया में हजारों तरह की बातें हैं, होंगी। हमें उनसे क्या। आप भला, जग भला। हम किसी के यहाँ मिलने जाएं और चाय पिएं तो क्या यह शिष्टाचार नहीं कि वह भी हमारे यहाँ आए और हम भी उसे चाय पिलाएं? नहीं साहब, यह रोग हम पालते ही नहीं। न ऊधो का लेना, न माधो को देना। राम राम, कुशल समाचार। राह रस्म बनी रहे, बहुत है। लेकिन एक दिन इन कौओं के बीच मोर की तरह जाने कहां से एक राजा साहब आ टपके, और शेरों वाली कोठी, इसलिए कि उसके फाटक के दोनों खंभों पर एक एक पत्थर का शेर बैठाया गया था, जो बरसों से किसी झगड़े में पड़ आवारा गायों का थान बन चुकी थी, आबाद हो गई। उस दिन सुबह जब लोग बाजार से सर सामान लेने उधर से गुजरे तो कोठी के फाटक पर उन्होंने उस नए आदमी को आंखें फाका देखा। बड़ी बड़ी रोबीली आंखें, फूले फूले सुर्ख गाल, घनी बिच्छू के दंत की तरह काली काली मूंछें, प्रौढ़ आयु, लंबा तड़ंगा, पिंडलियों तक सफेद चमचम रेशमी घ, तिन्ना और ठेहुनों तक वैसी ही गंजी। वह फाटक पर टहल रहा था। जिससे भी आंखें मिली, होंठों से आप ही नमस्कार निकल गया। उस दिन घरों में और दफ्तरों में उसी की चर्चा हो रही, अरे भाई, वह शेरों वाली कोठी आबाद हो गई। कैसा रोबीला आदमी है। मुझे तो लगा कि दो शेरों के बीच एक तीसरा शेर आ खड़ा हुआ हो। कोई बड़ा आदमी मालूम होता है। और 2-3 दिन में ही लोगों को उसके बारे में बहुत सारी बातें मालूम हो गईं। जौनपुर जिले का कोई बहुत बड़ा जमींदार है। राजा साहब कहलाता है। जमींदारी टूट जाने के कारण यहाँ कोई बड़ा कारोबार करने के इरादे से आया है। उसके साथ 2 लड़कियां और 5 नौकर नौकरानियां हैं। एक लड़की कॉलेज में पढ़ती है, दूसरी यूनिवर्सिटी में। क्या शानदार कार है उसके पास। और फिर लोगों ने पाया कि जितना ही वह बड़ा आदमी है, उतना ही मिलनसार भी। किसी ने बताया, साहब आदमी हो तो ऐसा। सुबह मैं सब्जी लेने जा रहा था, शेरों वाली कोठी से गुजरा तो फाटक पर वह टहल रहा था। आंखें मिली तो नमस्कार किया। फिर क्या था साहब, बका उसने मेरी साइकिल की हैंडल पकड़ ली। बोला, वाह साहब, यह दूर दूर से ही नमस्कार आप लोग कब तक करते रहेंगे? कभी तशरीफ लाइए, हमें भी अपनों में ही एक समझिए। बोलिए, आज शाम को तशरीफ लाएंगे ना? यहीं कहीं पास ही रहते होंगे। किस दफ्तर में काम करते हैं? भाई, मैं तो दंग रह गया। मैं समझता था बहुत बड़ा आदमी है, हम शरीकों को क्यों मुंह लगाने लगा। लेकिन नहीं साहब, एक ही आदमी मालूम पड़ता है। और सुनने वालों ने कहा, बिल्कुल यही, बिल्कुल यही। और देखते देखते राजा साहब के यहाँ शाम की महफिल जमने लगी। ठंडाई के साथ पान सिगरेट और राजा साहब के लखनऊ जर्दे का तो लोगों को कुछ ऐसा चस्का लगा कि घरवालियों की डांट फटकार भी बेमानी हो गई। दफ्तर से छूट भागम भाग घर आ साइकिल पटकी और राजा साहब के यहाँ हाजिर। पीछे से औरत चिल्लाती रहे, कौन परवाह करता है। राजा साहब की जबान पर हर आदमी का नाम ऐसे आ गया जैसे वे सब के सब उनके जमाने के परिचित हों। और लोगों ने पाया कि राजा साहब में इतनी खूबियां हैं जितने आसमान में तारे। एक दिन राजा साहब ने कहा, भई आदत भी क्या शय है। लोग चौकन्ने होकर सुनने लगे। राजा साहब ने महफिल पर एक नजर डाली और आगे बढ़े, अब हमारी आदत ये कि जब तक 10 को खिला न ले, मुंह में कौर न पड़े। जब तक 10 की महफिल में 10-5 बातें कह सुन न ले, रात को नींद न आए। और अब तकदीर का करना यह हुआ कि हमारी महफिल उजड़ गई, वतन छूट गया और इस बेगानी जगह पर आ पड़े। खाना खराब हो गया, नींद हराम हो गई। लेकिन वो कहा है न, भगवान चींटी को चून देता है तो हाथी को दून। साहबान, हम आप लोगों के शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने हमारी महफिल फिर गुलजार कर दी। अजी साहब, हम लोग क्या हैं? लोग बोल उठे, यह तो आपकी मेहरबानी है कि हमारी शामें रोशन हो गईं। और राजा साहब ने आवाज लगाई, अबे ननकुआ, सिगरेट का दूसरा टिन ला। जाड़े के दिन आए, शामें उदास होने लगी, और राजा साहब ने देखा कि उनकी महफिल की रौनक भी कम होती जा रही है। उनकी समझ में न आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आदर सत्कार में तो कोई कमी हुई नहीं। ठंडाई की जगह अब चाय का प्रबंध रहता है। सिगरेट पान की कमी नहीं। फिर भी महफिल नहीं जमती। इक्के दुक्के लोग आ भी जाते हैं तो उन्हें जल्दी ही भाग जाने की पड़ी रहती है। शनिवार की शाम थी, आज महफिल कुछ जमी थी। राजा साहब ने पूछा, भाई ये क्या बात है? ऐसी हमसे क्या खता हुई कि आप लोग नहीं नहीं
साहब, लोग बोल उठे, ऐसी कोई बात नहीं। एक बोला, आजकल दफ्तर से लौटते शाम झुक जाती है। दूसरा बोला, मेरे पास साहब क्या बताऊं ऐसे कपड़े नहीं की। तीसरा बोला, मुझे तो साहब दफ्तर से लौटकर बच्चों को संभालना पड़ता है। महरी ने काम छोड़ दिया है। उन्हें ही अब घर बासन भी करना पड़ता है। क्या बताएं कैसे नमकहराम हो गए हैं ये लोग। गर्मी बरसात में हमें महरी की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती, तो ये लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबू आप छुड़ा देंगे तो हम का खाएंगे। यही तो हमारा सहारा है। और जाड़ा आया नहीं कि इनका दिमाग चढ़ जाता है। ये कमबख्त आंखें नहीं मिलाते, मोल सुनाते हैं। नमकहराम। और जाने क्या हुआ कि राजा साहब अचानक अट्टहास कर उठे। लोग अचकचाकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन उनका अट्टहास रुकने का ही नाम न ले रहा था। और फिर लोगों को भी जाने क्या हुआ कि वे भी हंसने लगे। सांस फूल गई और खांसी ने जब जोर मारा तो राजा साहब रुके। फिर देर तक खांसते रहे, रुमाल से मुंह नाक आंखें पोंछी। फिर बोले, साहब माफ कीजिएगा, आपके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। हंसी आने की वजह दूसरी थी। क्या वजह थी साहब? कई लोग बोल पड़े। इनकी बात सुनकर हमें अपनी एक नौकरानी की याद आ गई। आप लोग चाहें तो सुनाएं, बड़ी दिलचस्प बात है। जरूर जरूर सुनाएं साहब, सब चिल्ला पड़े। और राजा साहब ने कहानी शुरू की। हम दो भाई हैं। मैं बड़ा हूँ। मैं 20 भी पूरे नहीं कर पाया था कि अचानक पिताजी का देहांत हो गया। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। हमारे कारिंदा एक मुंशी जी थे, बड़े ही विश्वासपात्र और स्वामी भक्त। उनकी राय थी कि मैं पढ़ना जारी रखूं, वह सब संभाल लेंगे। लेकिन माताजी इसके विरुद्ध थीं। उनका कहना था कि पका क्या होगा, मैं जमींदारी संभालूं। जमाना बड़ा खराब लगा है, किसका मन कब डोल जाएगा कौन जानता है। सो पढ़ाई छोड़ मैं जमींदारी संभालने लगा। फिर बड़ी धूमधाम से मेरी शादी हुई। छोटा भाई मेरा बड़ा प्यारा था, उसे मैंने M.A. तक पढ़ाया, फिर विदेश भेजने वाला था, लेकिन तभी उसके साथ एक कांड हो गया। इम्तिहान देकर वह घर आया था। रिश्ते में एक शादी पड़ी थी। वह नवेद पर गया तो वहां बारात में नाचने आने वाली बनारस की एक मशहूर तवाइफ पर दिल दे बैठा। बहुत दिनों के बाद जब हमें मालूम हुआ तो हमने सर पीट लिया। माताजी, मुंशी जी और हमने उसे बहुत समझाया कि वह खानदान की नाक न कटाए, अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। लेकिन तब तक पानी सर से गुजर चुका था। उसने किसी की बात पर कान न दी। या 15 दिन गांव तो 15 दिन बनारस में उसका बीतता। तब माताजी ने उसकी शादी कर देने की ठान ली। पहले तो वह साफ इनकार कर गया, फिर इस शर्त पर मान गया कि वह तवाइफ को रखेल बनाकर रख सकता है। माताजी से राय हुई तो उन्होंने कहा, खानदान और दान दहेज का ख्याल छोड़, बस इसकी कोशिश कर कि लड़की सुंदर मिल जाए कि यह तवाइफ का जादू भूल जाए। मैंने खुद इसमें गहरी दिलचस्पी ली। भाई की जिंदगी का सवाल था। बीसियों लड़ किया मैंने देखी, और आखिर लड़की तो मिल गई, लेकिन खानदान न मिला। फिर खूब धूमधाम से शादी हुई, और जैसा हमने सोचा था, सच ही भाई तवाइफ को भूल गया। इस उम्र की मोहब्बत। और राजा साहब फिर अट्टहास कर उठे, लेकिन लोगों ने अब की हंसने में उनका साथ न दिया। एक बोला, लेकिन आप तो कहानी अपनी किसी नौकरानी की कहने वाले थे। यह आता हूँ भाई, आता हूँ। राजा साहब ने आंखें पोंछकर कहा, पहले कहानी की बुनियाद तो समझ लें। हाँ, तो हम कामयाब तो हो गए, लेकिन इससे एक बात पैदा हो गई, और इसी बात ने हमारे खानदान की जड़ खोद कर रख दी। उसकी बीवी साधारण खानदान से आई थी, वह मेरी बीवी से जलने लगी। या यूं भी कह सकत है कि मेरी बीवी अपनी देवरानी को वह मान न दे सकी जिसकी वह हकदार थी, क्योंकि उसका खानदान उससे कहीं ऊंचा था। अब क्या था, घर में वह टंटा शुरू हुआ कि आखिर हम में अलग्योझा होकर रहा। माताजी बहुत दुखी हुई। मुझे भी कम दुख न था, लेकिन दूसरा कोई चारा न था। अब सवाल उठा कि माताजी किसके साथ रहेंगी। वह हम दोनों को बराबर मानती थी, फिर भी मैंने सोचा था कि वह हमारे साथ ही रहेंगी। कई दिनों तक वह चिंता में पड़ रही। आखिर उन्होंने एक दिन फैसला सुना दिया कि वह दोनों के साथ रहेंगी, यानी किसी के साथ नहीं रहेंगी। उनका हिस्सा भी अलग कर दिया जाए। अलग्योजे का एक दिन मुकर्रर किया गया। नाना और हम दोनों के ससुर बुलाए गए। उन्होंने जो फैसला कर दिया, हमने मान लिया। 3 किता मकान थे, एक एक हम लोगों को मिल गया। दीवान एक ही था, तय हुआ कि वह सबका साझा रहे। जायदाद बराबर बराबर बांट दी गई। जेवरात जो जिसके जिस्म पर थे, बहाल रखे गए। नकदी का सवाल उठा, तो माताजी ने कहा कि जब तक वह जीवित हैं, वह उन्हीं के पास रहेगी। मरते वक्त वह उसका बांट बखरा लगा देंगी। यह हमें मान्य न था,
लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जब समझाया कि वह विधवा है, उनकी बात न मानी जाएगी तो जग हंसेगा, आखिर वह क्या करेगी रुपयों का, सब तुम ही लोगों का तो है। माँ से रार बेसहना अच्छा नहीं, तो हम मान गए। 4 साल तक सब ठीक ठीक चलता रहा। मुंशीजी माताजी की जायदाद संभालते थे, उनका कोई खर्चा न था। बस रहती वह अपने मकान में थी, खाना एक वक्त हमारे यहाँ खाती तो दूसरे वक्त भाई के यहाँ। कपड़े भी हम ही देते। उनके पास सिर्फ एक नौकरानी थी, वही उनका सारा काम संभालती। माताजी ज्यादातर अपना समय पूजा पाठ में बिताती, कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान वह बराबर नाधे रहती। हम दोनों भाई अपनी अपनी तरह उन्हें खुश रखने की बराबर कोशिश करते। जेठ का महीना था। एक दिन आधी रात के समय माताजी की नौकरानी ने हम सबको जगाया। वह बहुत घबराई हुई थी। उसने बताया कि माताजी ने उठकर पानी मांगा। वह पानी लेकर गई तो देखा वह फिर लेट गई थी। उसने आवाज दी तब कोई जवाब नहीं, बस हंफ हाँफ रही थी। उसका माथा ठनका। उसने मुंह टिटोल कर देखा तो दांत लगे हुए थे, और वह भागी भागी हमारे पास आई थी। हमने जाकर देखा तो माताजी बेहोश पड़ी थी। कई बार पानी छिकने पर उन्होंने आंखें खोली, लेकिन फिर तुरंत ही डूब गई। ऐसे ही रात बीत गई। सुबह कस्बे के अस्पताल का डॉक्टर बुलाया गया। दवा उनके मुंह में जा ही नहीं रही थी। सुई की दवा के लिए आदमी शहर दौड़ाया गया। पुरोहित जी ने ग्रह बताया। गोदान कराकर वह दुर्गा पाठ करने लगे। ब्राह्मणों और भिखारियों को अन्न वस्त्र दान किया जाने लगा। ठीक 24 घंटे बाद वह होश में आई। डॉक्टर ने बताया कि इनका दिल कमजोर है, हमें बराबर सावधान रहना चाहिए। मैं अलग से डॉक्टर से मिला तो उसने बताया, यह बड़ी मूजी बीमारी है, जाने कब दौरा आए और यह चल बसे। भाई भी शायद उनसे अलग से मिला था। दानिशमंदों के लिए इशारा काफी है। आप लोग समझ गए होंगे कि अब हम दोनों भाई अपना अपना दांव खेलने लगे। माताजी के पास बड़ी गहरी रकम थी, सारा पैतृक कोष उनके कब्जे में था, और अब हमारे दिलों में पाप बैठ गया था। मैंने दूसरे ही दिन अपनी एक बुरी नौकरानी को माताजी के पास तैनात कर दिया। यह सबसे ज्यादा चालाक और विश्वासपात्र नौकरानी थी। उसे मैंने अच्छी तरह समझा दिया कि उसके दो काम हैं, एक तो यह कि वह पता लगाए कि रकम कहाँ है, और दूसरा यह कि माताजी को कुछ ऐसा वैसा हो तो सबसे पहले मुझे खबर मिले। तीसरे दिन यह देखा गया कि भाई की भी एक नौकरानी माताजी के पास रहने लगी। माताजी अब बहुत कम चलती फिरती, रात दिन अपने पलंग पर पड़ी रहती। यह पलंग उन्हें दहेज में मिला था, बहुत बड़ा और बड़ा शानदार। उस पर 4 गाव तकिए और 8 छोटे छोटे रेशमी रुई के तकिए रहते थे। 3 महीने के बाद उन्हें फिर दौरा आया। अब की 36 घंटे वह बेहोश रहीं, और 2 महीने बाद जो फिर दौरा आया तो माताजी हमेशा के लिए हमें छोड़ गई। सुबह भाई के घर रोने धोने की आवाज सुनकर हमारी आंखें खुली। बात जब मालूम हुई तो मुझे पहला धक्का यह लगा कि हमारी नौकरानी को क्या हुआ, उसने हमें खबर क्यों न दी। भागम भाग पहुंचा तो देखा माताजी अपने शयन कक्ष में पलंग पर निष्प्राण पड़ी थी और हमारी नौकरानी उनके पास ही फर्श पर बैठी सिसक रही थी। मारे गुस्से के मैं जल रहा था। चीख कर बोला, भगतिनिया तूने हमें खबर क्यों नहीं दी। वह बिलकर रो पड़ी और हाय हाय करती बोली, हम का करती सरकार। छोटके बाबू हमार हाथ गोड़ बांध के मुंह में लुग्गा ठूंस देले रहलन। सब माल टाल लोग धो चुकल ह तब जाके अभी थोड़े देर पहले त हमके छोड़ ह लोग। और उसने चारों ओर देखकर ऐसी आंख मारी कि मैं तो दंग रह गया। फिर उठकर खड़ी हुई और मेरे कान में फुसफुसा कर जो कहा उसे मैं मान गया। फिर भी गुस्सा बनाए रखना जरूरी समझ बाहर निकलकर मैं चिल्लाने लगा, बहुत अच्छा किया इंदर, बहुत अच्छा किया। तुझे हमने बेटे की तरह पाला और तूने हमारा ही हक मार लिया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। माताजी के घर में उनके पलंग बिस्तर और तक यूं के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं कहता था कि इंदर सब उठा ले गया और इंदर कहता था कि भैया सब उठा ले गए, उसे तो सुबह ही सब मालूम हुआ है। भगतिनिया की बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। मैं भी उसे ही डांट रहा था। यह नमकहराम बैठी बैठी ताकती रही और इंदर सब माल मता ढो ले गया और मैंने उस बूढ़ी को 3-4 झापड़ भी रसीद कर दिए और उसी वक्त उसे ढकेल कर घर से बाहर भी कर दिया। वह चकित होकर मेरी ओर ताक रही थी। मैंने सोचा था कि बाद में उसे समझा देंगे कि मसलहत इसी में थी। सारे गांव में थू थू हो रहा था कि माँ की लाश घर में पड़ी है और बेटे माल मता के लिए कुत्तों की तरह झगड़ रहे हैं। आखिर मैंने ही सब्र किया और सब इंतजाम करने में लग गया। आरती बाहर निकली तो तकिए मैंने अपने घर भिजवा दिए। शमशान से लौटकर आए तो सुना कि भगतिनिया ने जाने क्या खा लिया है। उसकी हालत बहुत खराब है।
मैं अशौच में था, फिर भी लपक कर उसके पास गया कि कहीं मेरी बात उसे लग न गई हो। वह मरनासन पड़ी थी। लोगों ने कहा कि राजा साहब आए हैं, तो उसने आंखें खोलीं और आंसू भरकर बस इतना कहा, सरकार, हम नमकहराम नहीं। और आंखें मूंद लीं। आंसू की लकीरें उसके पिचके नीले पड़े गालों पर खींच गईं। उतने लोगों के सामने मैं उसे कैसे समझाता कि नहीं, वह नमकहराम नहीं, उस वक्त की यही मसलहत थी कि। और वह मर गई, मर गई। महफिल चीख उठी। हाँ, धीरे से राजा साहब बोले। उसे मेरी बात ने मार डाला। वह नमकहराम नहीं, नमकहलाल थी। उसकी बात सच निकली थी। माताजी के तकियों में ही उनके सारे जेवरात, मोहरे और नोटों के गड्ढे थे। ओह! लोगों के मुंह से निकल गया। और जाने कैसी नजरों से राजा साहब की ओर देखते लोग उठ खड़े हुए। राजा साहब कहते रहे, बैठिए, साहब बैठिए। लेकिन कोई रुका नहीं। महफिल उखड़ गई। फाटक पर से लोगों के खखारने और थूकने की आवाजें आईं। दूसरे दिन दफ्तरों में राजा साहब की ही बातें होती रहीं, कैसा आदमी है। राम राम। और फिर शामें बेरौनक हो गईं। तश्तरी में पड़े फल सूखते रहते हैं। कोई आता नहीं। राजा साहब अब भी सा। वह फाटक पर दो पत्थर के शेरों के बीच टहला करते हैं। लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन उनसे आंखें नहीं मिलाते, उनकी आंखें इस या उस पत्थर के शेर पर अटकी रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।